मैं डॉक्टर अर्चना सक्सेना फर्स्ट पेपर फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत दर्शन एवं शिक्षा के विषय में चर्चा करूंगी। मानव एक चिंतनशील प्राणी है तथा मानव जीवन स्वयं एक दर्शन है। संसार का प्रत्येक मनुष्य दार्शनिक है जो जन्म से मृत्यु तक प्रकृति में घटित होने वाली घटनाओं को अनुभव करता है तथा इन्हीं अनुभवों के आधार पर चिंतन मनन करता है। चिंतन मनन के बाद वो किसी न किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है और इन्हीं निष्कर्षों के आधार पर वो अपने विश्वासों, आदर्शों और धारणाओं को निश्चित करता है। दर्शन सत्य के प्रति हमारी जिज्ञासा की पूर्ति करता है। हमारे आसपास के वातावरण में क्या सत्य है, कौन सी घटनाएं ये घटनाएं क्यों घटित होती हैं, ये कौन कौन से तत्व ऐसे हैं जो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, इनके विषय में सत्यता के प्रति हमारी जिज्ञासा की पूर्ति करता है। व्यक्ति जिस वातावरण में रहता है उसकी यथार्थता को जानने का प्रयत्न करता है। मनुष्य के अंदर इन तथ्यों को जानने के लिए जिज्ञासा, संदेह और आत्मिक अशांति रहती है। और जब उसकी ये जिज्ञासा, संदेह और आत्मिक अशांति संतुष्ट हो जाती है, उसे सत्य का ज्ञान हो जाता है। यही दर्शन है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो दर्शन को समझ सकता है और उसकी भली प्रकार विवेचना कर सकता है। प्रत्येक मनुष्य का अपना जीवन दर्शन होता है। दर्शन हमारे जीवन से जुड़ा होता है। दर्शन के बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि दर्शन दो विधाओं पर आधारित है। पहला भारतीय संप्रत्यय, दर्शन का भारतीय संप्रत्यय, और दूसरा है दर्शन का पाश्चात्य संप्रत्यय। भारतीय संप्रत्यय में प्राचीन भारत में किसी भी प्रकार के चिंतन को दर्शन कहा जाता था, किंतु जैसे ज्ञान के क्षेत्र में विकास हुआ, उसी विकास के साथ साथ चिंतन को कई अनुशासनों में विभाजित किया जाने लगा, जैसे धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र और एवं अर्थशास्त्र। हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, ये जगत क्या है, ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, हमारे करणीय तथा अकरणीय कर्म कौन से हैं, ये जगत चेतन है या जड़ है, ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, ज्ञान प्राप्ति का साधन क्या है, इन सभी प्रश्नों का उत्तर ही दर्शन का प्रमुख लक्ष्य है। भारत दर्शन की गुरु स्थली माना जाता है। इसके पश्चात यूनान का नाम आता है। आज संसार के सभी देशों में इसका विकास हो रहा है, किंतु दर्शन के पाश्चात्य एवं भारतीय दृष्टिकोणों में भी बहुत अंतर है। अब दर्शन का जो हमारा पाश्चात्य दृष्टिकोण है, दर्शन का जो पाश्चात्य संप्रदाय है, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ फिलॉसफी, इसमें क्या है, पश्चिमी देशों में सर्वप्रथम दर्शन का विकास यूनान में हुआ था। दर्शन को अंग्रेजी में फिलॉसफी कहते हैं। फिलॉसफी दो शब्दों से मिलकर बना है, फिलॉस तथा सोफिया। फिलॉस का अर्थ है प्रेम या अनुराग, और सोफिया का अर्थ है ज्ञान, अर्थात फिलॉसफी का अर्थ हुआ प्रेम या ज्ञान के प्रति अनुराग। इस प्रकार जो व्यक्ति जीव जगत, ईश्वर और धार्मिक तत्वों की खोज में लगे रहते हैं, वो फिलॉसफर कहे जाते हैं या फिलॉसफर कहलाए जाते हैं। अब दर्शन की पाश्चात्य एवं भारतीय जो विचारधाराएं हैं उनमें अंतर है। भारतीय दर्शन अनुभूति का विषय है और पाश्चात्य दर्शन ज्ञान के प्रति अनुराग है। भारतीय दर्शन में हम अनुभवों के द्वारा सत्य की खोज करते हैं। भारतीय दर्शन अनुभूति का विषय है। इसमें जो भी घटनाएं घटित होती हैं उनको घटनाओं को हम अनुभव करते हैं और इन्हीं घटनाओं के आधार पर हम चिंतन मनन करते हैं। और जब हम चिंतन मनन कर लेते हैं तो फिर हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं और इन्हीं निष्कर्षों के आधार पर ही हम अपने विश्वासों, आदर्शों और धारणाओं का निर्माण करते हैं। और पाश्चात्य दर्शन ज्ञान के प्रति अनुराग है। इसमें ज्ञान की खोज की जाती है
इसके अतिरिक्त भारतीय दर्शन में महत्वपूर्ण है कि अंतिम मंजिल तक पहुंचना, हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है, इस विषय में हम खोज करते हैं और उसकी अनुभूति करते हैं और सत्य की खोज करते हैं। जबकि पाश्चात्य दर्शन में ज्ञान की खोज में लगे रहना, परिणामों के से कोई संबंध ना होना और मंजिल पर ध्यान ना देना, ये हमारे पाश्चात्य दर्शन में आता है। इसके अतिरिक्त समय कुछ दार्शनिकों ने दर्शन के विषय में कुछ परिभाषाएं दी हैं। डॉक्टर राधा कृष्णन के अनुसार दर्शन सत्य के स्वरूप की तार्किक विवेचना है। अरस्तु के अनुसार दर्शन एक ऐसा विज्ञान है जो परम तत्व की खोज करता है, अर्थात परम तत्व सत्य की खोज करता है। फिर रसेल के अनुसार अन्य विधाओं की भांति दर्शन मनुष्य के उद्देश्य और ज्ञान के रसेल के अनुसार अन्य विधाओं की भांति दर्शन का मुख्य उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति है। अब दर्शन का विषय क्षेत्र क्या है, विषय वस्तु क्या है या अध्ययन क्षेत्र क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। स्कोप एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ फिलॉसफी। दर्शन का विषय क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। उसमें संपूर्ण ब्रह्मांड व उसकी समस्त वस्तुएं आती हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड में हमारे सत्य क्या है, जीव जगत क्या है, आत्मा परमात्मा क्या है, इस विषय की खोज की जाती है। दर्शन के अध्ययन क्षेत्र को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला इसका मुख्य रूप है तत्व मीमांसा, मेटाफिजिक्स। तत्व मीमांसा के अंतर्गत सत्य की खोज की जाती है। आत्मा, परमात्मा एवं परलोक से संबंधित सभी विषयों का अध्ययन किया जाता है। इसमें ईश्वर के अस्तित्व, ईश्वरीय सत्ता, जीव जगत, आत्मा के अस्तित्व, जगत के स्वरूप, जगत का आदि और अंत आदि से जुड़े प्रश्नों का अध्ययन किया जाता है। अब ज्ञान मीमांसा, एपिस्टेमोलॉजी। ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत कई तथ्य आते हैं, जैसे ज्ञान क्या है, ज्ञान की सीमाएं क्या हैं, ज्ञान के सूत्र क्या हैं, ज्ञान का स्वरूप क्या है, ज्ञान का विज्ञान और दर्शन से क्या संबंध है आदि। इस विषय पर ज्ञान मीमांसा में चर्चा की जाती है। फिर मूल मीमांसा, एक्चुअलॉजी। मूल मीमांसा का संबंध जीवन की सत्यता से होता है। मूल्य तभी सत्य होते जब हम उनकी अनुभूति करते हैं। मूल मीमांसा को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग है आचार मीमांसा, एथिक्स, नीति शास्त्र भी इसे बोलते हैं। आचार मीमांसा में मानव जीवन के अंतिम उद्देश्य, मूल्यों, मान्यताओं और आदर्शों की खोज एवं व्याख्या, मनुष्य के करणीय तथा अकरणीय कर्मों की खोज एवं विवेचना की जाती है। इसी को इस आचार मीमांसा को हम नीति शास्त्र भी कहते हैं। फिर है तर्कशास्त्र, लॉजिक। तर्कशास्त्र पाश्चात्य दर्शन का वो महत्वपूर्ण विषय है। इसमें तर्क को सत्य व प्रमाणिक सिद्ध करने के लिए नियमों का वर्णन किया जाता है या नियमों की व्याख्या की जाती है। फिर इसमें तीसरा पॉइंट है सौंदर्य शास्त्र, एस्थेटिक्स। सौंदर्य शास्त्र में व्यवहारिक सौंदर्य का अध्ययन किया जाता है। सौंदर्य निर्णय में सौंदर्य की व्याख्या की जाती है। व्यवहारिक सौंदर्य में कलाकार की प्रकृति, कल्पना, स्मृति आदि गुणों से संबंधित प्रश्नों का विवेचन किया जाता है। अब इसके विषय क्षेत्र में 3 रूप आते हैं, ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा और मूल मीमांसा। इसके बाद हम देखते हैं कि दर्शन और शिक्षा का संबंध। दर्शन और शिक्षा का संबंध
दर्शन व शिक्षा के संबंध को अनेक विद्वानों ने अपने ढंग से समझाया है। दर्शन की 3 शाखाएं हैं, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा व मूल मीमांसा। इन तीनों शाखाओं का शिक्षा से घनिष्ठ संबंध है। तत्व मीमांसा व शिक्षा, मेटाफिजिक्स एंड एजुकेशन। तत्व मीमांसा का विषय क्षेत्र संपूर्ण ब्रह्मांड है। इसके अंतर्गत आत्मा, परमात्मा, विज्ञान, जगत, मनुष्य इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। सत्य व यथार्थ के ज्ञान का दूसरा नाम ही तत्व ज्ञान है। इसके अतिरिक्त ज्ञान मीमांसा व शिक्षा, एपिस्टोमोलॉजी एंड एजुकेशन। ज्ञान शास्त्र के अंतर्गत ज्ञान से संबंधित सभी पक्षों एवं समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। पाठ्यक्रम का निर्माण करना, उसमें किस ज्ञान को सम्मिलित करना है, ज्ञान के तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित करना है, इन समस्याओं को ज्ञान मीमांसा द्वारा हल किया जाता है या इन समस्याओं का समाधान करने में ज्ञान मीमांसा के द्वारा सहायता मिलती है। शिक्षण विधियों एवं प्रविधियों के चयन में भी ज्ञान मीमांसा द्वारा सहायता मिलती है। अब इसके अतिरिक्त मूल्य मीमांसा व शिक्षा, एक्सियोलॉजी एंड एजुकेशन। अब मूल दर्शन में जीवन के प्रति दृष्टिकोण को मूल्य कहा जाता है। मूल्यों को मानव जीवन का चरम लक्ष्य, मोक्ष या मुक्ति मानते हैं। मूल्यों के विकास में शिक्षा प्रक्रिया का विशेष योगदान है। मूल्य 4 प्रकार के होते हैं: नैतिक, सौंदर्यानुभूति, सामाजिक तथा धार्मिक। इस प्रकार शिक्षा और दर्शन में घनिष्ठ संबंध है। दर्शन शिक्षा को प्रभावित करता है और शिक्षा दार्शनिक दृष्टिकोण पर नियंत्रण रखती है। विश्व के सभी महान दार्शनिक महान शिक्षा शास्त्री भी हुए हैं। राष्ट्र के शब्दों में दर्शन जीवन का विचारात्मक पक्ष है तथा शिक्षा क्रियात्मक पक्ष। दर्शन में हम चिंतन मनन करते हैं और शिक्षा में हम सत्य की खोज करते हैं। अब दर्शन का शिक्षा पर प्रभाव। दर्शन का शिक्षा पर क्या प्रभाव है? इन्फ्लुएंस ऑफ फिलॉसफी ऑन एजुकेशन। दर्शन शिक्षा को किस प्रकार से प्रभावित करता है, ये हम देखेंगे दर्शन व शिक्षा के उद्देश्य में। फिलॉसफी एंड एम्स ऑफ एजुकेशन। जॉन डीवी का कहना है कि दर्शन का संबंध शिक्षा के लक्ष्यों को निर्धारित करने से है। दर्शन के द्वारा जीवन के मूल्यों का ज्ञान प्राप्त होता है और शिक्षा के द्वारा इन मूल्यों की प्राप्ति होती है। जीवन के उद्देश्य व्यक्ति के आदर्शानुरूप भिन्न भिन्न होते हैं और इसीलिए शिक्षा के उद्देश्य भी भिन्न भिन्न माने गए हैं। समय अनुसार जीवन के उद्देश्यों में परिवर्तन होता रहता है, जिसके साथ साथ शिक्षा के उद्देश्यों में भी परिवर्तन होता रहता है। शिक्षा के उद्देश्य भी परिवर्तित होते रहते हैं। व्यक्ति शिक्षा के माध्यम से अपने जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। जीवन के उद्देश्यों का निर्धारण दार्शनिकों द्वारा किया जाता है। अब दर्शन और पाठ्यक्रम, फिलॉसफी एंड करिकुलम। दर्शन और पाठ्यक्रम में दर्शन किस प्रकार हमारे शैक्षिक पाठ्यक्रम को प्रभावित करता है। शिक्षा के उद्देश्यों के समान ही पाठ्यक्रम निर्माण में भी दर्शन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जिस देश में, जिस युग में जिस प्रकार की विचारधाराएं और आदर्श होते हैं, उसी के अनुकूल पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता है। प्राचीन समय में आध्यात्मिक तत्वों को महत्व दिया जाता था, इसलिए पाठ्यक्रम में हमारे वेद, उपनिषद और धार्मिक मान्यताओं को स्थान दिया गया। वर्तमान समय में विज्ञान से संबंधित विषयों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, इसलिए हमारे पाठ्यक्रम में भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान आदि विज्ञान से संबंधित विषयों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। अब दर्शन और शिक्षण विधियाँ, फिलॉसफी एंड मेथड ऑफ टीचिंग। जीवन के आदर्शों को प्राप्त करने के लिए किस शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाए, ये
दर्शन शास्त्री हमें बतलाता है कि जीवन के आदर्शों और मूल्यों को प्राप्त करने के लिए किन किन शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाए। ये दर्शन शास्त्र के अंतर्गत आता है। दर्शन शास्त्री हमें इस बारे में ज्ञान देता है। शिक्षण विधियों का मूल्यांकन दर्शन करता है। भिन्न भिन्न शिक्षा शास्त्रियों ने भिन्न भिन्न शिक्षण विधियों का निर्माण किया है। जैसे रूसो ने जिस शिक्षण विधि का निर्माण किया है वो है निषेधात्मक शिक्षा पद्धति। अब निषेधात्मक का क्या अर्थ है? अर्थात बालक को उसके स्वभाव, उसकी रुचि और प्रकृति के विरुद्ध कुछ भी ना सिखाना। इस तरह से उन्होंने निषेधात्मक शिक्षा पद्धति को माना है। फिर फ्रॉवेल ने क्रिया पद्धति पर बल दिया है। उन्होंने कहा है कि करके सीखने के द्वारा या अपने अनुभव के द्वारा सीखना। मॉन्टेसरी ने इंद्रिय प्रशिक्षण पर बल दिया है कि हम अपने इंद्रियों के द्वारा जो अनुभव प्राप्त करते हैं उन्हीं के आधार पर जो निष्कर्ष निकलते हैं उन्हीं से हम सत्य की खोज करते हैं। फिर आदर्शवादियों ने प्रश्नोत्तर व वाद विवाद विधि का निर्माण किया है। प्रकृतिवादियों ने इंद्रियों द्वारा सीखने पर जोर दिया है। प्रयोजनवादियों ने प्रोजेक्ट पद्धति व इकाई पद्धति पर विशेष बल दिया है। यथार्थवादियों ने निरीक्षण और स्वानुभव पद्धति पर विशेष बल दिया है। स्वानुभव स्वयं प्राप्त किए गए अनुभवों से सीखना। अब दर्शन और अनुशासन, फिलॉसफी एंड डिसिप्लिन, किसी भी देश अथवा समाज की दार्शनिक विचारधारा के अनुरूप अनुशासन के सिद्धांत निरूपित किए जाते हैं या अनुशासन का निर्माण किया जाता है। जैसे राष्ट्र की राजनीतिक विचारधारा का विद्यालय की अनुशासन व्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। अब दार्शनिक विचारधाराओं के अनुसार अनुशासन के 3 रूप हैं: दमनात्मक अनुशासन, प्रभावात्मक अनुशासन और मुक्त्यात्मक अनुशासन। दमनात्मक अनुशासन में विश्वास रखने वाले दार्शनिकों का मानना है कि बालकों को दंड देना अनिवार्य है, नहीं तो बालक बिगड़ जाएगा। इनके अनुसार भय, दंड तथा दमन के द्वारा अनुशासन स्थापित किया जाना चाहिए। फिर प्रभावात्मक अनुशासन का समर्थन आदर्शवादियों ने किया है। उनका मानना है कि शिक्षक को अपना व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली बनाना चाहिए, इतना आकर्षक बनाना चाहिए कि विद्यार्थी उसकी ओर स्वयं आकर्षित हो सके और उसका जो चरित्र है, उसका जो आचरण व्यवहार है, उनसे अच्छा सीख सके। फिर मुक्त्यात्मक अनुशासन का समर्थन प्रकृतिवादियों ने किया है। उनका मानना है कि बालक को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए। उनके प्राकृतिक विकास में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, अर्थात बालक को उनके स्वभाव, उनकी रुचि और उनके प्रकृति के विरुद्ध कुछ भी नहीं सिखाना चाहिए। अब आता है दर्शन और शिक्षक। दर्शन किस प्रकार से शिक्षक को प्रभावित करता है? फिलॉसफी एंड टीचर। प्रत्येक शिक्षक का अपना एक आदर्श अथवा दर्शन होता है। शिक्षा के उद्देश्य एवं शिक्षण विधि पर शिक्षक के दर्शन की छाप होती है। उच्च कोटि का दार्शनिक ही अच्छा शिक्षक होता है और अच्छा शिक्षा शास्त्री ही एक सच्चा दार्शनिक होता है। दर्शन के अध्ययन से शिक्षक को सभी प्रकार का ज्ञान हो जाता है। शिक्षक के व्यक्तित्व में परोपकार, व्यवहार कुशलता, नैतिकता, आत्मविश्वास एवं प्रभावशीलता आदि गुणों का विकास होता है। अब इसके अतिरिक्त दर्शन और शिक्षण संस्थाएं हैं। दर्शन किस तरह से शिक्षण संस्थाओं पर अपना प्रभाव डालता है? फिलॉसफी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, परिवार, समुदाय व विद्यालयों पर दर्शन का बहुत प्रभाव पड़ता है। परिवार के सदस्य अपने अनुभवों के आधार पर अपना दर्शन विकसित करते हैं, उसी के अनुरूप अपने बालकों को शिक्षा प्रदान करते हैं। प्राचीन समय में तत्कालीन दर्शन के अनुरूप गुरुकुल जैसी शिक्षण संस्थाएं विकसित हुईं। वर्तमान समय में भौतिकवादी दर्शन के कारण
शिक्षण संस्थाओं का स्वरूप भिन्न है। शिक्षण संस्थाओं पर दर्शन का प्रभाव पड़ता है। दर्शन शिक्षा के विभिन्न अंगों को प्रभावित करता है। बटलर के अनुसार दर्शन शिक्षा के प्रयोगों के लिए एक पथ प्रदर्शक का कार्य करता है। शिक्षा अनुसंधान के क्षेत्र के रूप में दार्शनिक निर्णय हेतु निश्चित सामग्री को आधार के रूप में प्रदान करती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि दर्शन शिक्षा को, शिक्षा के उद्देश्यों, शिक्षा के पाठ्यक्रम, अनुशासन, शिक्षक और शिक्षण संस्थाओं, शिक्षण विधियों को प्रभावित करता है। अब शिक्षा का दर्शन पर प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ एजुकेशन ऑन फिलॉसफी। अब शिक्षा जो है वो दर्शन को किस तरह से प्रभावित करती है? शिक्षा मनुष्य के जीवन के उद्देश्यों को समझने एवं प्राप्त करने की योग्यता प्रदान करती है। जैसे शिक्षा जीवन को निश्चित दिशा प्रदान करती है। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति को आत्मानुभव प्राप्त होता है और वह स्वयं के दर्शन का निर्माण कर पाता है। शिक्षा के माध्यम से दार्शनिक विचार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होते रहते हैं। शिक्षा दर्शन को व्यवहारिक रूप से प्रदर्शित करती है। शिक्षा का महत्वपूर्ण कार्य एक ऐसे ज्ञान का विकास करना है जिसके माध्यम से जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। शिक्षा आध्यात्मिक आदर्शों, सत्यम शिवम सुंदरम को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करती है। फ्रोवेल ने अपने शब्दों में बताया है कि शिक्षा का लक्ष्य एक आस्था में शुद्ध और पवित्र जीवन का साक्षात्कार है। शिक्षा को मनुष्य को अपने प्रति और अपनी स्पष्टता की ओर निर्देशित करना चाहिए, जिससे वह प्रकृति का सामना कर सके, ईश्वर से एकता स्थापित कर सके, ऐसा फ्रोवेल का मानना है। शिक्षा व्यक्ति को विवेकशील बनाती है। विश्व में आज स्वस्थ जीवन दर्शन की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि एक स्वस्थ जीवन दर्शन और जीवन के मूल ही विज्ञान के योगदान को मनुष्य के लिए वरदान बना सकते हैं। जीवन में वास्तविक तृप्ति तथा आनंद की प्राप्ति के लिए मनुष्य को उस जीवन विवेक की आवश्यकता है जो विभिन्न लक्ष्यों तथा प्रयोजनों के तुलनात्मक मूल्यों को आंकता है और हमारे स्वस्थ जीवन दर्शन और जीवन के मूल्य ही विज्ञान के योगदान को मनुष्य के लिए वरदान बना सकते हैं। शिक्षा ही है जो व्यक्ति को विवेकशील प्राणी बनाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि शिक्षा दर्शन को प्रभावित करती है। किसी भी समाज अथवा राष्ट्र की शिक्षा उसके दर्शन से प्रभावित होती है। उसी के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण होता है, शिक्षण विधियों का विकास होता है। शिक्षा और दर्शन एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, जिसके परिणाम स्वरूप नवीन ज्ञान का आविर्भाव होता है, उसे शिक्षा दर्शन की संज्ञा दी जाती है। अब शिक्षा दर्शन का क्या अर्थ है? शिक्षा दर्शन, मीनिंग ऑफ एजुकेशनल फिलॉसफी। शिक्षा दर्शन एक विषय के रूप में आता है। शिक्षा दर्शन की वो शाखा है जिसमें हम सभी समस्याओं पर दार्शनिक दृष्टिकोण से विचार करते हैं। शिक्षा दर्शन क्या है? वो दर्शन की एक शाखा है जिसमें हम शिक्षा संबंधी हमारी जो भी समस्याएं हैं उन पर हम दार्शनिक दृष्टिकोण से विचार करते हैं। शिक्षा दर्शन अध्ययन का एक ऐसा क्षेत्र है। दर्शन एवं शिक्षा ने सामाजिक समस्या के संदर्भ में चिंतन करके जो समाधान दिया है, उस पाठ्य वस्तु को
शिक्षा दर्शन की संज्ञा दी जाती है। जीवन दर्शन की समस्याओं को दार्शनिक दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करता है और उसके लिए जो समाधान दिया जाता है, शिक्षा उसको व्यवहारिक रूप देती है। शिक्षा दर्शन की परिभाषाएं क्या हैं? डेफिनेशंस ऑफ एजुकेशनल फिलॉसफी। शिक्षा दार्शनिकों ने शिक्षा दर्शन की कुछ परिभाषाएं इस प्रकार बताई हैं। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा दर्शन सामान्य दर्शन का एक साधारण संबंध ही नहीं, अपितु दार्शनिकों ने अब तक सही माना कि वह दर्शन का महत्वपूर्ण पक्ष है, क्योंकि शिक्षा प्रक्रिया द्वारा ही ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। हेडरसन के अनुसार शिक्षा दर्शन शिक्षा की समस्याओं के अध्ययन में दर्शन का प्रयोग है। अब शिक्षा दर्शन की आवश्यकता, नीड ऑफ एजुकेशनल फिलॉसफी। शिक्षा दर्शन के अध्ययन की आवश्यकता दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। शिक्षा दर्शन की आवश्यकता को हम सभी अनुभव करते हैं, क्योंकि शिक्षा दर्शन को शिक्षा का सिद्धांत कहा जाता है। दर्शन शिक्षा का सैद्धांतिक पक्ष जब माना जाता है। ये दर्शन सिद्धांतों की व्याख्या करता है। ये सिद्धांत शिक्षा की देन होते हैं। शिक्षा में अभ्यास एवं व्यवहार से भी सिद्धांतों का निर्माण होता है। शिक्षा की व्यवस्था के व्यवहारिक पक्ष ही हमारे शिक्षा दर्शन हैं। आधुनिक युग में शिक्षा दर्शन के अध्ययन की विशेष आवश्यकता है। शिक्षा दर्शन की उपयोगिता एवं महत्व। शिक्षा दर्शन की क्या उपयोगिता है, इसका क्या महत्व है? यूटिलिटी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशनल फिलॉसफी। शिक्षा दर्शन अध्ययन का ऐसा विषय है जो शिक्षा की विविध प्रकार की समस्याओं को दार्शनिक चिंतन के आधार पर सुलझाने का प्रयास करता है। शिक्षा दर्शन की उपयोगिता हम इस प्रकार भी देखते हैं। शिक्षा दर्शन के माध्यम से शिक्षा की समस्याओं का दार्शनिक हल प्रस्तुत किया जाता है। शिक्षा दर्शन के अध्ययन से मानव जीवन के स्वरूप और उसके उद्देश्यों का विस्तृत ज्ञान प्राप्त होता है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के उपायों का ज्ञान और उसके आधार पर सही मार्ग को चुनना शिक्षा दर्शन के अध्ययन से ही संभव है। शिक्षा दर्शन शिक्षा के सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक पक्ष को प्रस्तुत करता है। शिक्षा दर्शन के अध्ययन से भिन्न भिन्न दर्शन के भिन्न भिन्न उद्देश्यों का ज्ञान प्राप्त करके उन्हें समाज और राष्ट्र की आवश्यकताओं एवं भावनाओं के अनुरूप प्रतिपादित किया जाता है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पाठचर्या निर्माण के सिद्धांतों से परिचित होने के लिए शिक्षा दर्शन की अध्ययन की आवश्यकता होती है। उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पाठचर्या के निर्माण के सिद्धांतों से परिचित होने के लिए हमें शिक्षा दर्शन के अध्ययन की आवश्यकता होती है। शिक्षा दर्शन ही शिक्षा शास्त्र का विकास करता है। शिक्षा दर्शन के अध्ययन से शिक्षक अपने कर्तव्य को सुनिश्चित करने में सफल होता है। शिक्षक की सफलता के लिए शिक्षक को एक दार्शनिक बनना पड़ता है। शिक्षण की सफलता के लिए शिक्षण को दार्शनिक बनना पड़ता है और शिक्षण में प्रतिबद्धता का भाव विकसित करना होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि शिक्षा दर्शन के माध्यम से शिक्षा संबंधी समस्याओं का वास्तविक हल ढूंढा जा सकता है। शिक्षा संबंधी समस्याओं का वास्तविक हल ढूंढा जा सकता है। क्योंकि शिक्षा दर्शन को शिक्षा का सिद्धांत
कहा जाता है। दर्शन शिक्षा का सैद्धांतिक पक्ष माना जाता है तथा ये दर्शन सिद्धांतों की व्याख्या भी करता है। ये सिद्धांत शिक्षा की ही देन होते हैं। शिक्षा में अभ्यास एवं व्यवहार से भी सिद्धांतों का निर्माण होता है। यही कारण है कि आधुनिक युग में शिक्षा दर्शन के अध्ययन की विशेष उपयोगिता है, विशेष महत्व है। ये इस विषय पर चर्चा यहीं पर समाप्त होती है। नमस्कार।